हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हमने ये टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि ये टॉपिक एक तो बहुत वाइडली आस्क्ड है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड या उनके इलेक्शन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो थोड़ा सा जो है टेक्निकल है, क्योंकि वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। आप जानते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और जो मेथड फॉलो किया जाता है दैट इज़ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इन सब चीज़ों को क्या है हम लोग एक एक करके समझेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रेसिडेंट के मतलब इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ओवरऑल जो लेक्चर है वो पूरी तरह से आपका इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो कवर करेगा। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। आप जो है इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अंडर आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि देयर शैल ऑलवेज बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दैट इज़ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो एट द सेम टाइम ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। लेकिन फिर भी जो है ये इनको जो अगर ये हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है तो ये बेसिकली इनको नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ठीक है, सारा एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो है वो इनके नेम में ही लिया जाता है, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जिसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है आप जानते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लाई करता है और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर में। तो ये बेसिक्स है कि जैसा आप जानते हैं कि नॉमिनल हेड क्या होते हैं या रियल हेड क्या होते हैं। आज हम उन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे। आज हमको क्या देखना है कि इनका जो है इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिया हुआ है, इसके अलावा जो है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 है, जिसके अंदर जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं जो कि फॉलो करना रहता है इस इलेक्शन में। और आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दी इलेक्शंस फॉर दी पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है यहाँ काम है ये जो इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। ये हम लोग का एम्फेसिस बेसिकली दूसरे चीज़ों पर है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग छोटे से मतलब शॉर्ट फॉर्म में कवर करेंगे। लेकिन इतना जो है, इतना रिक्वायरमेंट, इतना इन्फॉर्मेशन का आपको ज़रूरी है, तो आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ने देखा, क्योंकि हम लोग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को देखने वाले हैं, तो जब भी आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग बेसिकली तीन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो ये पूरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस है, इसको भी जो है इन तीनों इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के अराउंड जो है बेस किया गया है। जैसे हम लोग देखेंगे, फर्स्ट है देखिए इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज से आप समझते होंगे कि बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल होते हैं, ऑलरेडी इलेक्टेड पीपल होते हैं, जो कि कोई फर्दर कोई रिप्रेजेंटेटिव को जो है अपने ही बीच से या किसी को दूसरे कैंडिडेट को जो है वो जो इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली क्या हुआ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सिटीजन्स हैं, वी आर नॉट इलेक्टोरल कॉलेज बिकॉज क्योंकि हम ऑलरेडी इलेक्टेड नहीं है। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या हुआ कि अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु आर ऑलरेडी इलेक्टेड। तो हम लोग यहाँ पर कैसे देखेंगे कि जो MP MLAs हैं आपके, वो बेसिकली जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो फॉर्म करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जानते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो बेसिकली, हम लोग ऐसे तो फेडरल बोलते हैं लेकिन क्वाज़ाई फेडरल है, क्योंकि बहुत सारा यूनिटरी बाइसेस है यहाँ पर। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें सारे स्टेट्स को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो है रिप्रेजेंटेशन मिले, मतलब पैरिटी रहे। आप कह सकते हैं स्टेट्स के बीच के आपस में पैरिटी रहे, और साथ में स्टेट्स और सेंटर के बीच में भी एक पैरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी कारण हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैसे आपका वोट्स डिसाइड होता है, MLA का वैल्यू ऑफ वोट्स MLA कैसे डिसाइड होता है, या वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ MP कैसे डिसाइड होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये स्लाइड बार बार आते रहेगा क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये बेसिकली इन तीन चीज़ों पर जो है वो बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका इलेक्टोरल कॉलेज होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इलेक्टेड पीपल ऑलरेडी होंगे जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। दूसरा, जो भी प्रोसेस है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उसमें क्या है, स्टेट्स के बीच में भी एक आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी है, और
स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक पैरिटी भी लाने का कोशिश किया गया है। उसके बाद क्या है, अभी ये देखेंगे हम लोग जस्ट कि अभी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो होता है क्या, इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय द मेथड ऑफ बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारे नॉर्मल इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस में नहीं देखा जाता है। वहाँ क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम लोग FPTP भी बोलते हैं, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग के यहाँ क्या जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी आगे देखेंगे। और ये किस मेथड से होता है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको हम लोग STV भी बोलते हैं। आप अक्सर ज़रा देखते होंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और ये जो इलेक्शन होता है दैट इज़ डन बाय सीक्रेट बैलेट। यहाँ पर जो भी आपका वोट, जो भी लोग वोट डालते हैं वो उनका सीक्रेट होता है, वो पब्लिक नहीं किया जाता है, ठीक है, वो अपने तक ही उसको रखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल हमने देखा कि आर्टिकल 53 और आर्टिकल 54 जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू दी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए हम लोग अब एक एक करके चीज़ देखते हैं। देखिए अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि इलेक्शन मेथड बेसिकली होता क्या है। इलेक्शन मेथड जो हम लोग हमारे जनरल इलेक्शंस में होता है दैट इज़ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम लोग FPTP भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ठीक है, या वो आप अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बोलें या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बोलें, तो बेसिकली ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। सिंगल मेंबर क्या हुआ कि आप एक जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से सिर्फ एक कैंडिडेट जो है वो चुनकर आएगा। वहाँ से 2 कैंडिडेट नहीं है या 3 कैंडिडेट चुन के नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है एक कैंडिडेट चुन के आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंगल मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे यहाँ होता है, चाहे वो लोकसभा हो या असेंबली हो। अब जब भी सिंगल मेंबर को हमको चूज़ करना रहता है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, FPTP, क्योंकि ये जो है सबसे इकोनॉमिकल है और आप कह सकते हैं कि सबसे फिजिबल है। इतना लार्ज पॉपुलेशन को अगर हम लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए जो है सबसे ईजी कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से भी और इतने पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए भी जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम लोग लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट ले लेता है, ठीक है, अगर आप मान के चलिए कि अगर 100 वोट है तो एक कैंडिडेट को अगर 30 वोट आया, ठीक है, और बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स को 11, किसी को 12, किसी को 13, ठीक है, कुछ ऐसे वोट्स आए, तो ये जो है 30 वोट्स वाला जो है वो जीत जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो 30 वोट्स वाला जो कैंडिडेट जीत रहा है ये ऑब्वियसली बाकियों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे और उनको भी ठीक ठाक वोट मिला, लेकिन जो है 30 नहीं मिला। और ये 30 भी अपने में आप कह सकते हैं 50 तो नहीं है, एटलीस्ट मतलब हाफ वोट्स भी अगर लेता तो चलिए मानते हैं कि ये कैंडिडेट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर का एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, कि इसमें जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होता है उसको जो है वो एक तरह से कह सकते हैं वो पूरे जनता के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। अब इसी को दूर करने के लिए यूज होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली वैसा होता है जहां पर जो है आपके जो भी इलेक्टर्स हैं, जो कि हम लोग जो वोट देते हैं, तो उनका एस्पिरेशंस जो है आपको फाइनल रिजल्ट में दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग STV को यूज़ करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है तीन मेजर आप कह सकते हैं कैटेगरीज में होता है। एक होता है पार्टी लिस्ट, एक होता है STV और एक होता है मिक्स्ड मेंबर। अब हम लोग को यहाँ पर ये नहीं देखना है हम लोग का कि हम लोग एक दिन जब पढ़ेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो बेसिकली क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो पब्लिक का एस्पिरेशंस होता है वो आपको फाइनल रिजल्ट में दिखेगा। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग जनरली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपके एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 3-4 कैंडिडेट्स जो है वो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। जहाँ पर 3-4 कैंडिडेट्स रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि सभी लोगों का जो है, जो भी कोई दूसरे कैंडिडेट को चाहता था, कोई दूसरे कैंडिडेट को चाहता था, तो उस हिसाब से सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है तो हम लोग को FPTP जो है वो फॉलो करना पड़ता है। चलिए हम लोग आगे जब देखेंगे तो हम लोग आज समझेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट में STV यूज़ होता है। बाकी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की चीज़ें हैं, जो मेथड्स हैं, पार्टी लिस्ट या मिक्स मेंबर, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आता है आपका कि अब हमने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट का क्या है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे। ऑब्वियसली हमने कहा कि वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए उसमें क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा।
दोनों ही हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज के जो है वो आपके मेंबर रहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड, यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर कहीं पे ये भी हम लोग नॉमिनेटेड की बात नहीं किए हैं, सब जगह सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड का बात कर रहे हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो हमारे दिल्ली असेंबली है, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी। तो आपने समझा कि हमने क्या क्या है, सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एसएलए जो कि आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, चलिए अब जो लोग जो है इस इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं है वो क्या है, सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आप जानते हैं 12 मेंबर्स राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं, और एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, इनको जो है वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, क्योंकि ये जो है बेसिकली इलेक्टेड नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, आपके जो हमारे बहुत सारे स्टेट्स में जो है आप जानते हैं 2 हाउसेज होता है, जहाँ पर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल भी कहीं कहीं पर होता है। तो उनके जो काउंसिल के नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड, सर इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको जो है वोटिंग का राइट नहीं मिला है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, चलिए तो अब आपको इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हमने फिर कहा हमने इलेक्टोरल कॉलेज देख लिया, इस स्लाइड को आप लोग बार बार देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेन पॉइंट्स क्या है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स, इंटर से मतलब आपस में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, और स्टेट्स और यूनियन के बीच में भी एक पैरिटी होना चाहिए, जो कि आपका आर्टिकल 54 यही स्टेट करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जैसे हम लोग जब नॉर्मल इलेक्शन हम लोग करते हैं, जब जनरल असेंबली का इलेक्शंस होता है, तो वहाँ पर हम लोग जो वोट करते हैं, हमारा वोट का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 1, एक काउंट होता है आपका वोट। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू ऑफ वोट जो होता है वो अलग होता है। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, ठीक है, सबका जो है वोट का वैल्यू अलग होता है। और एमएलएज का जो होता है, हर स्टेट के एमएलए का अलग वैल्यू होता है आपका वोट का। ठीक है, अब किसी भी एमएलए का हम लोग वोट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसका क्या किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला है क्या, कि टोटल जो भी स्टेट का पॉपुलेशन है, जो कि 1971 सेंसस के अनुसार लिया जाता है, उसको अगर हम लोग टोटल इलेक्टेड जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके असेंबली में, उससे डिवाइड कर दें और 1000 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो एक मतलब अच्छा सा फिगर आ जाता है। तो उस वैल्यू ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। ठीक है, मतलब उस स्टेट के लिए जो है वहाँ के एमएलएज अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे तो उनका जो एक वोट का वैल्यू जो होगा वो जो इससे जो निकल के आता है वो होगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बिहार का बहुत फेमस है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 243 यहाँ पर आप जानते हैं असेंबली सीट्स है बिहार में। यहाँ पर जो है 1971 सेंसस के अनुसार अगर आप देखेंगे तो अराउंड 4 करोड़ जो है यहाँ पे पॉपुलेशन था। तो अब वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा ऑफ ईच एमएलए, आप 4 करोड़ से डिवाइड करिए 243 और उसको फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 173। तो यहाँ पर बिहार के कोई भी एमएलए अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करेंगे तो उनका वैल्यू होगा 173। ठीक है, अब होता है क्या है, देखिए हर स्टेट का अभी पॉपुलेशन अलग है, उसमें जो नंबर ऑफ असेंबली सीट्स है डिफरेंट है, तो सबका एक जो है सर्टेन ऐसा वैल्यू ऑफ वोट निकल के आएगा। अब होता क्या है कि क्योंकि अब हमने देख लिया कि आपस स्टेट में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैल्यू है, तो इन यूनिफॉर्मिटी हो गया स्टेट्स के विद इन, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उनको वैल्यू मिल रहा है वोट का। अब क्या होता है कि हम लोग को क्या क्रिएट करना है, पैरिटी बिटवीन स्टेट्स, मतलब पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल वैल्यू जितने भी एमएलए हैं सारे स्टेट्स के मिला के, उनका जो टोटल वैल्यू होता है उसको बराबर करने का कोशिश करते हैं जो एमपी का टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होता है। अभी हम लोग कैसे करेंगे ये आप देखिए, जब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है जैसे स्टेट जैसे बिहार का एक लिए तो कितना आया 173 आया, तो आपको क्या करना है, इसके वैल्यू को और इसके टोटल नंबर ऑफ सीट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका एक सर्टेन वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, सारे स्टेट के साथ यही करना है। ठीक है, तो जब आप सारे स्टेट के साथ करेंगे और उसको एड अप करेंगे तो आपका नियर अबाउट जो है यहाँ पर देख रहे हैं 5,49,495 जो है आपका वैल्यू ऑफ वोट्स आया ऑफ टोटल एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स। सारे स्टेट्स का जो है हमने यही किया, जैसे बिहार का 4 ये था, बाकी किसी दूसरे स्टेट का करेंगे, फिर दूसरे स्टेट का करेंगे और उसको एड अप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
5,49,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप हम लोग जो टोटल इलेक्टेड एमपीज आपके कितने हैं, लोकसभा में 543 हैं और आपके राज्यसभा में 233 हैं, तो टोटल आपके 776 हो गए हैं। अब हम लोग को क्या करना था, हम लोग को पैरिटी क्रिएट करना था क्या, बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एमपी के वोट को कैसे असाइन करेंगे, तो ये जो टोटल वैल्यू था इसको बस डिवाइड कर देंगे ये आपके टोटल नंबर ऑफ एमपी। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 708, यानी एक एमपी का जो है वो वैल्यू है कितना, वोट का 708। लेकिन जो टोटल वैल्यू है वोट्स का सारे एमपी का मिला के वो जो है वो सेम है आपके जो आपके एमएलएस का है। तो यानी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स आप देखिए यहाँ पर एमपीस का अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है, कुछ कैलकुलेशंस आपका पॉइंट डेसिमल्स में अंतर हो सकता है, लेकिन आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है 5,49,000 है। तो आप देख रहे हैं टोटल वैल्यूज ऑफ एमएलए और टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस और टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ एमपीस दोनों बराबर है। तो हमारा क्या हुआ, सेकंड पॉइंट भी जो है वो सही हो गया, क्या, जो कि आपका है जो आप कह सकते हैं पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक आर्टिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोविंद साहब का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, तो आप देख रहे हैं ईच एमपी को देख रहे हैं कौन सा, उसका जो वैल्यू ऑफ वोट है दैट इज 708। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कैसे डिसाइड करना है वैल्यू ऑफ एमएलए और वैल्यू ऑफ एमपी, और दोनों के बीच में स्टेट्स सारे मिलके और एज अ यूनियन जो है पैरिटी भी होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फिर से हम लोग आते हैं, हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिया, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से थे, बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स थे, असेंबली के, पार्लियामेंट के, सारा हम लोग वहाँ पे देखा। दूसरा हमने क्या था, देखा कि यूनिफॉर्मिटी आपका कैसे है स्टेट्स के बीच में आपस में, ठीक है, और जो है पैरिटी कैसे है अमंग स्टेट्स एज अ होल एंड यूनियन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल। हमने देखा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। चलिए देखते हैं। चलिए एक हम लोग हाइपोथेटिकल अब एग्जांपल लेंगे। हमने ऐसे देख लिया कि एक्चुअल आपका जो कितना 5 लाख समथिंग आ रहा था टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, दोनों को ऐड कर देते थे हम लोग, एमपी एमएलए को भी ऐड करके, तो टोटल आपका अगर मान के चलिए 10 लाख कुछ आता है, तो वो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स हो गया और उसी में जो है इलेक्शन होता है। हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल जो है एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, और आपको समझाएंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए माने कि हमारे कंट्री में जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और 4 कैंडिडेट्स जो है वो अपना नाम जो है वो दिए हैं कि हम लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अब इन्होंने क्या है कि इनका, चलिए हम लोग हाइपोथेटिकल नेम दे देते हैं WXYZ, ये जो है 4 कैंडिडेट्स हैं। अब एक दूसरा क्या चीज़ है कि जब भी हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिक एक कोटा होता है। कोटा होता है क्या कि आप जितना भी अभी हम लोग वैलिड वोट्स जो पॉल करेंगे, जो अभी हम लोग लगभग 10 लाख है यहाँ पर अगर ओरिजिनली बोलें, तो उसको क्या करना है, एक कोटा होता है, अगर इस कोटा को जो क्रॉस कर जाएगा वो जो है वो इलेक्टेड माना जाता है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, और बेसिकली हमने क्या कहा कि जब भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपका यूज़ होता है वो जनरली वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हम लोग एक जगह से 4-5 कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट तो कोई एक ही बनेगा, तो हमारे यहाँ जो STV जो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी हम लोग बोला जाता है कि वो एक्चुअली जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसमें 4 कैंडिडेट्स या 5 कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक ही कैंडिडेट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आप एक स्यूडो जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग को STV में कोटा निकालना है तो क्या है, टोटल वैल्यूज ऑफ जो भी टोटल होगा वोट का, जो हमने देखा 10 लाख के आसपास, नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर कितने हैं, 1 है, ठीक है, और आपका +1 करना है, तो जो भी आएगा और फिर जो फाइनल है उससे एक ज़्यादा अगर वोट कोई ले आएगा तो आपका जो है वो इलेक्टेड माना जाएगा। अब हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि आप चलिए 10,000 ले लेते हैं हम लोग। 10,000 जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है, 1 है, और +1 कर देंगे तो कितना हो गया आपका, 1 + 1 2 हो गया। 10,000 को डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आपका आ गया 5,000, और +1 मतलब 5,001 वोट जो ले आएगा वो जो है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ही हम लोग अब यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 10,000 वोट्स का एक हाइपोथेटिकल डेटा है, इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे STV जो है वो काम करता है। चलिए, आपका जो है ये बेसिकली ये बैलेट है, बैलेट पेपर है, ये 4 लोगों का बैलेट पेपर है, ठीक है, कोई इसमें MP MLA होंगे, इन सब का जो है ये बैलेट है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर ने क्या किया है कि इनको चार कैंडिडेट्स थे, तो इनको क्या करना था कि सारे कैंडिडेट्स को इनके प्रेफरेंस के अनुसार अरेंज करना था। मतलब जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एमपी है ये, ठीक है, MP1 है ये, इन्होंने डिसाइड किया कि ये चाहते हैं वाई प्रेसिडेंट बने, उसके बाद अगर वाई नहीं बने तो डब्लू बने, डब्लू नहीं बने तो एक्स बने, एक्स नहीं बने तो मतलब उन्होंने अपना प्रेफरेंस दे दिया। ऐसे ही बाकी लोगों ने दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट बार जब फर्स्ट राउंड में वोट होता है तो क्या होता है, सब जितने भी MP MLA हैं उनका वैल्यू ऑफ वोट्स और जो उन्होंने फर्स्ट कैंडिडेट को दिया है उसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो मतलब फर्स्ट राउंड में क्या देखा जाता है, सबका फर्स्ट प्रेफरेंस, जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका कैलकुलेट किया गया उसके अनुसार देखिए कुछ ऐसा रिजल्ट आया, ठीक है। मानिए डब्लू, एक हाइपोथेटिकल हम लोग ले रहे हैं, तो डब्लू को जो है वो 3200 वोट्स मिल गया, एक्स को जो है वो 2800 वोट्स मिल गया, वाई को जो है 2600 वोट्स मिल गया और जेड को जो है वो 1400 वोट्स मिला, ठीक है। फर्स्ट राउंड में अगर हम लोग सबका जितने भी MP MLA हैं, जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स थे, उनका हम लोग बैलेट देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस के अनुसार जो है, मतलब डब्लू को जो है 3200 लोग ने जो वोट किया कि वो बनना चाहिए, एक्स ने 2800, ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जेड का देखिए, तो जेड का चांसेस बहुत कम है कि वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो क्या होता है कि जब अब हम लोग क्या करते हैं, STV जो है अब काम करने लगता है, यहाँ पर ट्रांसफर होता है, वोट का जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या है कि जेड को जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड के बाद। क्यों? क्योंकि जेड का चांसेस बहुत कम है प्रेसिडेंट बनने का। तो अब होगा क्या कि आप यहाँ पर देखें कि जो भी इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने जेड को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था, उनको अब क्या करना है, वो वोट्स को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और उनमें जो भी जितने भी वैसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जेड को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उनका जो सेकंड प्रेफरेंस था उसको जो है बाकी वोट्स में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब जैसे अगर किसी ने डब्लू को दिया था तो ये वोट चला जाएगा डब्लू के कोटा में, अगर किसी ने वाई को एक्स को दिया था तो वो चला जाएगा एक्स के कोटा में, अगर किसी ने जेड को दिया, सॉरी जेड तो एलिमिनेट हो गया, अगर वाई को दिया, सॉरी यहाँ पर वाई होगा, तो वाई को दिया तो वो वाई में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि बेसिकली जो सेकंड प्रेफरेंस है वो आपका मेन प्रेफरेंस बन जाएगा बाकियों का जो अभी भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप सेकंड, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग एक बार ऐसा कर लिए, ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद आपका रिजल्ट आया, तो और सेकंड बार हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर किया तो सेकंड बार कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। सेकंड बार अब क्या हुआ कि डब्लू का हो गया 4000, एक्स का हो गया 3100 और आपका वाई का हो गया 2900, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे लीस्ट चांसेस किसका है बनने का, वाई का। तो अब क्या होगा, वाई जो है यहाँ पर अब हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब वाई को एलिमिनेट करेंगे तो फिर अगेन क्या होगा, जो वाई का जो सेकंड प्रेफरेंस, जितना भी जो लोगों ने वाई को फर्स्ट प्रेफरेंस चुना था उनका जो सेकंड प्रेफरेंस होगा वो ऐड कर दिया जाएगा डब्लू या एक्स में। जेड तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया तो उससे अब हम लोग को मतलब नहीं है। जब इसके बाद फिर से ट्रांसफर किया जाएगा वोट, तो जब नया रिजल्ट आएगा तो उसमें आप देख रहे हैं कि डब्लू को जो है वो 4800 मिला है और एक्स को जो है वो 5200 मिला है। तो बेसिकली एक्स जो है वो विन कर गया है, ठीक है। यहाँ भी जो हम लोग ट्रांसफर जो कर रहे हैं वोट लगातार, उसके वजह से क्या हो रहा है कि एक्स जो है वो कोटा को जो है वो क्रॉस कर गया और कोटा को क्रॉस कर गया तो आपका जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। अब देखिए ये जो थर्ड राउंड तक चला, हो सकता था कि मे बी ये सेकंड राउंड में ही खत्म हो जाता। ऐसा होता कि ये किसी एक को 50 मतलब 5000 से ज़्यादा वोट मिल जाता, या 5002 या 5003, तो वो इसी राउंड में बन जाता। हमने क्या किया, 3 राउंड में दिखाया कि 3 राउंड तक या और भी मैक्सिमम राउंड तक जा सकता है। तो वहाँ पर आपका क्या होगा, फाइनली जो कोटा क्रॉस कर जाएगा वो जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा विनर। तो आप समझ गए कि ट्रांसफर कैसे चलता है। तो इसी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये अब आप मेन पार्ट जो है वो समझ लिए हैं इलेक्शन का। तो हमने कवर भी कर लिया इलेक्शन का मेन पार्ट कि क्या इलेक्टोरल कॉलेज था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे पैरिटी था स्टेट्स और यूनियन के बीच में, और तीसरा क्या था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब एक आप जानते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा डेटा है। ऐसे तो आप ये जनरली पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कोई भी पर्सन को जो है कंटेस्ट करना है इलेक्शन प्रेसिडेंट का, तो वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए 35 ईयर्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखिए 35 ईयर्स, और होना चाहिए, मतलब वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, जो कि हम लोग मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं उनको, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वो होल्ड करते हैं तो वो जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते हैं। और कुछ इसमें एक्सेप्शंस दिया हुआ है, जैसे कि आपका ऑलरेडी प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या आपके गवर्नर हैं या किसी मतलब मिनिस्टर हैं आपके यूनियन या स्टेट में, तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस दिया हुआ है। ये रहते हुए जो है ये अपना नॉमिनेशंस दे सकते हैं और कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर लेटर ऑन तो जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको वैकेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि बेसिक कुछ क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए था, ये आपको बुक्स में भी देखने मिलेगा। पर जो मेजर कंफ्यूजिंग पार्ट होता था वो दैट इज़ इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। तो होपफुली आपका जो है ये आज डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग किसी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो में मिलेंगे
जो कि आपका बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।